हाय हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जो मुझसे कई बार पूछा गया, लेकिन इस बार जब आईपीएल स्टार्ट हुए और कॉइन स्विच नाम का एडवर्टीजमेंट सबने देखना स्टार्ट किया तो सब लोगों को लगने भी लगा कि यार अब तो क्रिप्टो करेंसीज इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि अब हम उनका भी वॉलेट लेकर आ रहे हैं, उसकी भी ऐप है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो बहुत आसानी से क्रिप्टो करेंसीज में। द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी जिसका आप हमेशा नाम लेते रहते हैं, बिटकॉइन। मुझसे कई बार पूछा गया बिटकॉइन क्या है सर, ये इथेरियम क्या है, लाइट कॉइन क्या है, रिपल क्या है और ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, ये कैसे चलती है और कहां से इनकी स्टार्टिंग हुई। मुझसे डाउट्स तो बहुत अलग अलग पूछे गए हैं। बिटकॉइन की ट्रेडिंग कैसे होती है, पहला डाउट बिटकॉइन क्या, नेक्स्ट फिर बिटकॉइन की ट्रेडिंग कैसे होती है, नेक्स्ट फिर क्या बिटकॉइन लीगल है इलीगल है, देन फोर्थ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सी और सीएस मुझसे डाउट ये भी पूछा जाता है, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या इस पर टैक्स लगता है, क्या बिटकॉइन से होने वाली इनकम पर टैक्स लगता है। बट ये सारी चीजें मैं बहुत बाद में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज मैं डिस्कस करूंगा कि बिटकॉइन क्या है। तो दोस्तों, बिटकॉइन का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले हमें हमारी हिस्ट्री पर थोड़ा सा चलना चाहिए और वहां से हम थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करके आते हैं तो शायद बिटकॉइन समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमारे यहाँ ना, हमारे इकोनॉमिक हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो तरीका चलता था, हमारे पास कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, चीजें बार्टर के फॉर्म में यूज हुआ करती थी जिसको हम एक्सचेंज भी कह सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एप्पल है और आपको अगर राइस खरीदने हैं तो आप राइस के बदले में एप्पल दे दीजिए और आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। बट ये ना तो इतना इफेक्टिव था और ना ही इतना इम्प्लीमेंट हो सकता था प्रैक्टिकली। तो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये दौर चेंज होता गया और हम एक नया तरीका लेकर आए। हमने फिर यूज करना स्टार्ट किया मेटल, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को हम स्टार्ट करने लगे कि अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तो बदले में मैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का गोल्ड या सिल्वर जिस भी तरीके से डील किया जा रहा है वो आपको डिलीवर कर दूं। अगेन ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया और नहीं प्रैक्टिकली भी नहीं चला करता था, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को आप होल्ड करके रखें, आप साथ में लेकर चलें, बहुत रिस्की है। और फिर आपको डिलीवरी करते वक्त क्या आप गोल्ड को, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 ग्राम का गोल्ड का एक कॉइन है तो क्या आप उसको तोड़ोगे और बचा एक पर्टिकुलर हिस्सा ही दोगे जितने अमाउंट का आपने परचेस किया है। तो ये चीजें भी फिर वक्त के साथ साथ थोड़ी सी ऑब्सोलेट होती गई और फाइनली फिर हम एक नए तरीके पर आए जहां हमने करेंसी को यूज करना स्टार्ट किया। तो जनरली हर कंट्री की फिर एक करेंसी होने लगी और करेंसी को हम एक्सचेंज के लिए स्टार्ट करने लगे। करेंसी को हमने वैल्यू के लिए स्टार्ट करना शुरू किया और हमने कहा कि अगर मुझे कुछ गुड्स खरीदना है तो बदले में मैं उतनी वैल्यू की आपको करेंसी पे करूंगा। ये सिस्टम चलने लगा। लेकिन जब से करेंसी सिस्टम आया तो गवर्नमेंट को पावर होती थी उस पर्टिकुलर कंट्री की, वहां की गवर्नमेंट एज वेल एज वहां का मार्केट रेगुलेटर, वहां का मार्केट रेगुलेटर जिसको आप कह सकते हैं सेंट्रल बैंक, मनी मार्केट का रेगुलेटर उसे कंट्रोल करता था। और गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस अमाउंट की करेंसी गवर्नमेंट को प्रिंट करनी है उतना गोल्ड गवर्नमेंट को रखना पड़ता था। तो इसीलिए हम कहा करते थे करेंसी विच इज बैक्ड बाय गोल्ड। गोल्ड बैकिंग बहुत चला करती थी करेंसीज की। तो करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड फिर हमने यूज करना स्टार्ट किया। लेकिन 1971 में एक बड़ा चेंज आया और 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि अब हम बैक्ड बाय गोल्ड करेंसी यूज नहीं करेंगे। अब जिस भी गवर्नमेंट को जितनी भी करेंसी प्रिंट करनी है उन्हें अपने पास फ्रीडम है, उनके पास कि वो उतने अमाउंट की करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। हमने फिर इसको नाम देना स्टार्ट किया फिएट करेंसी। मुझसे कई बार भी ये भी पूछा गया फिएट करेंसी एग्जैक्टली क्या है, ये फिएट क्या वर्ड है, अगर ये किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म है सर तो फुल फॉर्म क्या है। फिएट इज नॉट शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग। फिएट एक वर्ड था, लेटिन वर्ड हमने यूज किया था जिसका मतलब होता है लेट इट बी। मतलब ठीक है, विच इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, जितना आपको करेंसी प्रिंट करना है आप करेंसी प्रिंट कर लीजिए। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं।
अगर एक गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से करेंसी प्रिंट करने लगी तो इकोनॉमिक्स का एक रूल हमें सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अगर मोर करेंसी, ज्यादा करेंसी मार्केट में आएगी देन डेफिनेटली करेंसी की वैल्यू डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। वेनेजुएला में तो हुआ भी है, वहां ये हुआ कि इतनी ज्यादा करेंसी प्रिंट कर दी गई, डेफिनेटली उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, करेंसी की वैल्यू कम होना स्टार्ट होती है। और वेनेजुएला में हुआ, वहां हम करेंसी गिनकर देते हैं, वहां किसी समय पर करेंसी को तोल कर देने लगे कि अगर इतना पनीर चाहिए तो इतना इतना वेट की करेंसी आपको पे करनी पड़ेगी। तो करेंसी कहीं ना कहीं डिमिनिश होती है, करेंसी की वैल्यू, जब आप अपनी मन मर्जी से एक लिमिट से ज्यादा करेंसी प्रिंट करते हैं। एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। फिएट करेंसी को जब आप देखेंगे तो इट इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग। जो करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड हुआ करती थी, वहां तो आपको एक सेफ्टी है कि अगर मेरे पास ये करेंसी, इट मींस इतने अमाउंट का कहीं गोल्ड रखा हुआ है गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास, सेंट्रल एजेंसीज के पास, मार्केट रेगुलेटर के पास, सेंट्रल बैंक के पास। लेकिन जब करेंसी इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, जब हम फिएट करेंसी के फॉर्म में आए आफ्टर 1971, तो फिर इट इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग। तो फिर यहां पर आरबीआई का, उस पर्टिकुलर कंट्री की सेंट्रल बैंक का वचन ही शासन होने लगा। उन्होंने कहा हमारा वचन ही हमारा शासन है, और एक वचन दिया जाने लगा कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे साइन होने लगे गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो वचन देते हैं कि आपको इतने रुपए देंगे। इस वचन के बिना इस नोट की, इस करेंसी नोट की कोई वैल्यू नहीं है। बट ये भी तय है, इट इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, फिएट करेंसी। ठीक है, फिर क्या होने लगा, फिएट करेंसी का दौर भी आया। फिएट करेंसी तो अभी भी चल रही है, हमारे पास फिजिकली नोट अवेलेबल होते ही हैं डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन के। लेकिन उसके बाद फिर हमने एक और करेंसी देखी जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल करेंसी, जहां हम नेट बैंकिंग का फॉर्म अपनाया, हमने एनईएफटी, आईएमपीएस यूज करना स्टार्ट किया। और फिर एक और दौर आया जब हमने यूपीआई पेमेंट करना स्टार्ट किया। हम बस मान लेते हैं कि मैंने अपनी नेट बैंकिंग को ऑन किया, मैंने बैलेंस चेक किया, बैलेंस आया 50,000 रुपीज, मैंने मान लिया कि मेरे पास 50,000 रुपए हैं। हम इसे कहने लगे डिजिटल करेंसी, जिसका आगे एक और फॉर्म आया कि यूपीआई के फॉर्म में अब हम डील करते हैं। तो करेंसी बहुत तरीके से इवॉल्व होकर यहां तक आई है। लेकिन चाहे करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड हो, या फिएट करेंसी हो, या करेंसी डिजिटल हो, यहां एक बात कॉमन है, दीज आर रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री, गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया में बात करें तो आरबीआई, यूएस में बात करें तो फेडरल बैंक, फेड नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो, फेड रेट, फेड रिजर्व एटसेट्रा। तो वहां भी रेगुलेटर है, हमारे यहाँ भी रेगुलेटर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंट्री में अलग अलग सेंट्रल बैंक हैं जो वहां के मनी मार्केट को रेगुलेट करती है। तो ये तय है कि दीज आर रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो इस वजह से फिर हमें एक और बात समझनी होगी कि करेंसी चाहे फिएट हो, या करेंसी बैक बाय गोल्ड हो, या डिजिटल करेंसी हो, अवर मनी इज कंट्रोल्ड एंड हैंडल बाय बैंक और एफआई। आपका पैसा बैंक के पास है, एफआई के पास है, बीइंग अ डिपॉजिटर। और आपके पैसे का क्या यूज होगा ये आप तय नहीं करेंगे, ये बैंक तय करेगी, एफआई तय करेगी। और उस वजह से क्या होता है, उस वजह से आप जानते हैं कि बैंक अगर आपके पैसे का सही यूज ना करे, बैंकिंग फ्रॉड होने लगे, बैंक उस पैसे का मिस अप्रोप्रिएशन करे, तो डेफिनेटली डिपॉजिटर्स को लॉस होता है, वो हमारा ही पैसा है। हमने पिछले कुछ 1-2 सालों में पहले यस बैंक को भी फेल होते हुए देखा है, लक्ष्मी विलास बैंक को फेल होते हुए देखा है, पीएमसी बैंक को फेल होते हुए देखा है। दे not capable of repaying the amount to their depositors। तो कहीं ना कहीं ये गलती है बैंक एफआई की कि कहीं ना कहीं उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया, बैंकिंग फ्रॉड होने लगे। एक और प्रॉब्लम है, जब करेंसी गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, किसी जमाने में हमने इकोनॉमिक्स के एडवांटेज पढ़े, आज मैं आपको करेंसी विच इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक, उसके एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज समझा रहा हूं, क्योंकि यही एक रीजन था कि हम क्रिप्टो करेंसी पर गए। तो इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट ही आपकी मनी को कंट्रोल कर रही है, आपके पैसे की वैल्यू गवर्नमेंट के हाथ में है। कैसे? गवर्नमेंट अगर ज्यादा करेंसी प्रिंट कर देती है देन डेफिनेटली इकोनॉमिक्स का रूल, ज्यादा करेंसी प्रिंट होगी और आपके पैसे की वैल्यू डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट में महंगाई बढ़ेगी। एक और चीज हमने देखा है, सडनली एक रात को एक अनाउंसमेंट हुआ और हमारे 500 और 2000 रुपीज के करेंसी नोट
इनवैलिड हो गए। करीब करीब इस कंट्री की 88% करेंसी इनवैलिड हो गई सडनली गवर्नमेंट के डिसीजन से। तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी करेंसी पर कंट्रोल गवर्नमेंट का है। वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन दिस कि डिमोनेटाइजेशन सही था या नहीं, या जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इट कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल हमें परेशान तो करता है विद रिस्पेक्ट टू अवर करेंसी। और यही जरूरत थी जिस वजह से हम आए क्रिप्टो करेंसी पर। इट मींस आप भी समझ रहे होंगे कि आप कहीं जा रहे हो ऐसी जगह जहां आप जाकर कहोगे कि दिस इज द करेंसी विच इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी थर्ड पार्टी और एनी गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल बैंक। एंड यस यू आर राइट, ऐसा ही होता है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कहां से हुई? 2008 में एक गुमनाम व्यक्ति सतोशी नाकामोटो, यस इनके बारे में कोई नहीं जानता ये नाम क्या सही था या ये नाम भी बनाया गया था, अब तक इसके बारे में भी कोई फैक्ट अवेलेबल नहीं है। 2008 में सतोशी नाकामोटो वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्सप्लेन्ड अबाउट बिटकॉइन। यस यही है बिटकॉइन के कर्ता धर्ता जो नाम अवेलेबल है वेब पर, सतोशी नाकामोटो। 2008, याद कीजिए 2008 में घटना घटी थी। 2008 में ग्लोबल क्राइसिस का वक्त था जिसे हमने कई बार सब प्राइम क्राइसिस के नाम से भी जाना है। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का वक्त, जब याद कीजिए लेहमैन ब्रदर जैसी बैंक भी कोलैप्स हो गई थी। उस वक्त और ज्यादा रिक्वायरमेंट थी कि यार अब ऐसी करेंसी होनी चाहिए ना जिस पर एटलीस्ट बैंक, एफआई, थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। सतोशी नाकामोटो केम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने पेपर में जो चीजें बताई वहीं से समझ में आने लगा था कि अब कुछ ऐसी करेंसी का दौर आने वाला है जब कोई रेगुलेशन नहीं होने वाला करेंसी को लेकर। सतोशी नाकामोटो की ये 2 लाइन आप देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि हम क्या चाहते हैं, वी वॉन्ट अ वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कैश चाहते हैं दैट वुड अलाउ पेमेंट टू बी सेंट डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। आप कहोगे सर ये तो अभी भी होता है, मैं यूपीआई करता हूं तो मैं कैश ट्रांसलेट कर देता हूं, कैश ट्रांसफर कर देता हूं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, बट याद कीजिए कहीं ना कहीं आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है। एंड व्हाट सतोशी नाकामोटो टोल्ड टू अस, उन्होंने कहा विदाउट गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बाहर करो, हम एक ऐसी करेंसी लाएं जहां एफआई, बैंक, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स का कोई इंटरवेंशन नहीं। यहीं से समझ में आने लगा था कि अब बैंक, एफआई के आगे जाकर भी कोई करेंसी आएगी। क्या हुआ? इसीलिए हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन लाइक क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो वर्ड भी इसीलिए दिया विद द एक्सटेंसिव यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो वर्ड हमने यूज किया। डिजिटल असेट है, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल असेट है जिस पर सेंट्रल बैंक या हम कह दें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोई कंट्रोल या रेगुलेशन नहीं है। 2008 बिटकॉइन आया। 2008 में जब बिटकॉइन आया था ना, तब इसकी वैल्यू पेनी के बराबर थी। हम मान सकते हैं जीरो वैल्यू थी, बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू थी। उस समय की एक कहानी, एक 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 फैक्ट, एक किस्सा भी बहुत पॉपुलर है कि उस समय ना जब बिटकॉइन नया नया आया तब एक पर्सन ने पिज्जा मंगवाए, पिज्जा ऑर्डर किए और पिज्जा के बदले में 10,000 बिटकॉइन उन्होंने पेमेंट किया था, क्योंकि इस समय बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू थी, बट स्टिल ही यूज्ड बिटकॉइन टू पे फॉर पिज्जा। क्या हुआ? अगर आज के दौर में हम बात करें तो एक बिटकॉइन की वैल्यू है 42 लाख। यस, आप सही सुन रहे हैं, एक बिटकॉइन इक्वल टू रुपीज 42 लाख। अगर इसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर्सन ने उस वक्त 4200 करोड़ का पिज्जा खाया है, राइट। बट यस, ये एक ऐसी बात है कि हमें नहीं पता था उस वक्त क्या होने वाला है, तो उन्होंने यूज किया 10,000 बिटकॉइन को पिज्जा खरीदने के लिए। हम अब आते हैं यहां होना क्या है, बिटकॉइन ट्रेड कैसे होता है, बिटकॉइन में डीलिंग कैसे होती है, क्योंकि 2 वर्ड और भी आगे आते हैं बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट में, हम यहीं पर उसका डिस्कशन करते हैं। बिटकॉइन, सपोज कीजिए एक्स को वाई को 2 बिटकॉइन ट्रांसफर करने, 20 बिटकॉइन बेचने, बड़ा अमाउंट हो जाएगा, एक बिटकॉइन पर ही बात कर लेते हैं। एक्स वाई को एक बिटकॉइन बेचना चाहता है, तो क्या होगा ना कि जैसे ही एक्स, ऑब्वियस है आपके पास वैलेट है, आपके पास ऐप है, एक्स कहेगा कि मैंने वाई को मुझे एक बिटकॉइन सेल करना है। जैसे ही एक्स ये कहेगा, ऐसा नहीं होगा इसके अकाउंट से डेबिट और उसके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट, नहीं, यहां पर एक व्यक्ति है जो एक काम एग्जीक्यूट करेगा।
जैसे स्टॉक एक्सचेंज में हम मान सकते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, वैसे यहां पर भी है, पर इन लोगों को कहा जाता है माइनर, जो माइनिंग का काम कर रहे हैं। माइनर हम इन्हें टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के केस में। अब माइनर क्या करने वाला है ना, माइनर सबसे पहले ये वेरीफाई करेगा कि क्या आपके अकाउंट में इतने बिटकॉइन है। अगर आपके अकाउंट में इतने बिटकॉइन है तो वो जो माइनिंग करने वाला है, वो वेरीफाई करेगा ट्रांजेक्शन को। उसके अलावा फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप उसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। इन सबका भी मैं रीजन अभी आपको बताने वाला हूं। मैं डायरेक्टली अभी इस पर आया, उसके पीछे की एक कहानी अभी और बाकी है, सुनते रहना। अगर आपको माइनर को ये ट्रांजेक्शन डिलीवर करना है तो उसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, और जैसे ही वो सॉल्व करेगा उसके बाद x के बिटकॉइन y को ट्रांसफर होंगे, और उसके बाद माइनर इस ट्रांजेक्शन को ऐड कर देगा। ट्रांजेक्शन इज एडेड टू द चेन जो ट्रांजेक्शंस की चल रही है उसमें ट्रांजेक्शन भी ऐड कर दिया जाएगा, और इस ट्रांजेक्शन का बन जाएगा एक ब्लॉक। हर ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक क्रिएट होगा। आप देख भी सकते हैं कि किस वक्त कौन सा ट्रांजेक्शन कितने वैल्यू पर हुआ, बट ये पता नहीं लगा पाओगे, इसकी मैं चर्चा भी करने वाला हूं। ये पता नहीं लगा पाओगे कि ट्रांजेक्शन किन दो लोगों के बीच में होगा, बट ये पता लगेगा इस आईडी और इस आईडी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, बट आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। यही तो फायदा है। ध्यान से समझो, इस पूरी प्रोसेस में कम से कम 10 मिनट का समय लगने वाले, लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। हर ट्रांजेक्शन का एक चेन, हर ट्रांजेक्शन चेन में ऐड होगा और हर ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक क्रिएट होगा, और इसीलिए इस प्रोसेस को ब्लॉकचेन कहते हैं। मुझसे कई बार आप लोगों ने ये भी पूछा है ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट समझा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो। यही है ब्लॉकचेन। तो इस तरीके से आपके बिटकॉइन एक से दूसरे को ट्रांसफर होते हैं। लेकिन अभी भी डाउट ये कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है। आपके सर के ऊपर से अगर ये बातें गई हैं तो भी आप केवल इतना सा तो समझ गए होंगे, क्रिप्टो है क्या, बिटकॉइन है क्या। और हमारी जरूरत है भी वही। हम कोई टेक्निकल बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते, ना ही हम इंजीनियर से, ना ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर से स्पेशली। तो हम ये ना भी समझे तो भी चलेगा, हमें तो ये समझना है काम कैसे कर रहा है। हमें तो ये समझना है कि एग्जैक्टली क्रिप्टो इवॉल्व कैसे हुई, तो हम अल्टीमेटली समझ ही रहे हैं। नाउ देयर इज अ डाउट, क्या ये सेफ है, क्या क्रिप्टो सेफ है। क्रिप्टो के फीचर समझने के लिए हम इधर आते हैं। क्रिप्टो सेफ है क्या, इसकी हैकिंग हो सकती है क्या। जब सतोशी नाकामोटो ने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया तो उन्हें भी ये बात पता थी। इसीलिए क्या किया गया कि याद कीजिए, अगर आप बैंक और एफआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो देयर इज अ पर्टिकुलर अथॉरिटी जिसके पास सारे ट्रांजेक्शन का ट्रैकिंग अवेलेबल है। इसलिए हैक करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है, और गवर्नमेंट के पास भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन है एक ही जगह। क्रिप्टो का बड़ा एडवांटेज, जिसकी वजह से ब्लैक मनी भी बहुत रोटेट हो रही है, कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत हो रही है, ये एक बड़ा चैलेंज है सारी वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट के सामने। इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन भी राइज होता है लीगल है या इलीगल। अभी तक तो नहीं, अभी तो चल रहे हैं ट्रांजेक्शन। अब क्या सिस्टम इवॉल्व किया गया, बिटकॉइन को कर दिया गया एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल के बाहर है। सतोशी नाकामोटो ने जब ये स्टार्ट किया तभी ये तय कर दिया गया था कि बिटकॉइन एक लिमिट में रखे जाएंगे, तभी तो हम वैल्यू बना पाएंगे। और बिटकॉइन कितने अवेलेबल है, 21 मिलियन बिटकॉइन आर अवेलेबल। टोटल करके 21 मिलियन बिटकॉइन ही अवेलेबल है। ये करेंसी सेफ क्यों है, क्योंकि इन सिस्टम्स को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आसान नहीं है, और किसी भी ट्रांजेक्शन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। हर पर्सन को उनके मेन लेजर में हर पर्सन को एक आईडी दिया जाएगा। जो भी पर्सन बिटकॉइंस में डील करेगा, क्रिप्टो में डील करेगा, वो आईडी से आपको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। उस आईडी से कोई रेगुलेटर आपको ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बड़ा रीजन क्या, बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन एक सिंगल सिस्टम या सिंगल सर्वर पर स्टोर्ड नहीं है। बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम और सर्वर्स पर स्टोर्ड है। इसी वजह से इसे हैक करने के लिए आपको एक साथ इतने सिस्टम्स को हैक करना पड़ेगा, जो पॉसिबल कहीं ना कहीं बहुत हद तक नहीं है, अभी तक तो नहीं है। और इसीलिए आपने माइनर को एक पजल सॉल्व करने को कहा था कि अगर कोई हैकिंग करने भी जाए, आपके ट्रांजेक्शन को फ्रॉडुलेंट तरीके से बदलने भी जाए, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बिटकॉइन ट्रांसफर करने भी जाए, तो पहले इतने सारे सर्वर्स पर आपको अटैक करना होगा, और कहीं ना कहीं वो टाइम भी वेस्ट होगा जो माइनर को पजल सॉल्व करने में लगता है।
राइट तो इसी वजह से बिटकॉइन में डील करना इस हैकिंग वाले पार्ट पर तो सेफ है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि इसकी ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन यस बिटकॉइन में जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रैक क्लियर दिखता है। ट्रैक मींस क्या, ये डिटेल दिखती है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ है दो लोगों के बीच में इतनी वैल्यू पर, बट आप ट्रैक नहीं कर पाओगे दो लोग हैं कौन। इसलिए बिटकॉइन बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। डेफिनेटली आप जो क्वेश्चन पूछते हो प्राइस, डेफिनेटली बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड और सप्लाई पर ही प्राइस डिपेंडेंट है टोटली। पर ऐसा क्या डिमांड और सप्लाई हो गया कि 0 रुपए से 13 साल में वैल्यू 42 लाख रुपीस हो गई। यस ये इसलिए हुआ क्योंकि लोग अब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं बिटकॉइन की तरफ। दो रीजन है। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमी अब इसे एक कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट मीडियम समझ रही है। चाइना ने तो ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया है अपना खुद का क्रिप्टो, राइट और कहीं ना कहीं दूसरे लोग इसे स्पेकुलेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट गेन कमाने के लिए भी कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। इसलिए स्पेकुलेशन भी डेफिनेटली है। डे बाय डे बिटकॉइन क्रिप्टोज की डिमांड बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट डाउट फिर और आता है कि सर सडनली एक वक्त आया था जब बिटकॉइन गिरना भी स्टार्ट हुआ। यस उसका रीजन था देखते देखते हमारी आंखों के सामने हजारों क्रिप्टो करेंसीज हो गई। लगभग 2000 क्रिप्टो करेंसीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, छोटी मोटी सब मिलाकर। तो यहाँ एक डर भी है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी पर आप विश्वास करोगे। अब विश्वास करना चाहिए, नहीं डील करें, नहीं टैक्स का क्या, ये तो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि कौन सी क्रिप्टो पर विश्वास किया जाए, क्योंकि इवन फिएट करेंसी इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग। तो ये क्रिप्टो तो वो है विच इज नॉट इवन रेगुलेटेड बाय एनी रेगुलेटर। तो यहाँ तो रिस्क और ज्यादा है, इसीलिए जो ज्यादा पॉपुलर है वो ही बेहतर होगा डील करना। देखते ही देखते क्या होने लगा, बिटकॉइन के अलावा दूसरी और क्रिप्टो करेंसीज आने लगी। इथेरियम आया, रिपल, लाइटकॉइन, ये बहुत सारे नाम हैं बहुत पॉपुलर। इस वजह से लोगों ने वहां भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो बिटकॉइन की डिमांड कम हुई। एक वक्त था जब बिटकॉइन की वैल्यू डाउन भी हुई। बट डेफिनेटली एक वक्त आया जब बिटकॉइन बहुत बड़ा। बिटकॉइन में एक्चुअली वॉलेटिलिटी ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है ये क्रिप्टो करेंसी। इसलिए आप पल में या कुछ ही दिनों में लाखों रुपए कमा भी सकते हो और लाखों रुपए गवा भी सकते हो। तो ये था द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा क्रिप्टो क्या है, बिटकॉइन क्या है, अब इनमें डील करना चाहिए या नहीं, कितने सेफ है, एंड व्हाट अबाउट लीगलिटी एंड व्हाट अबाउट टैक्सेशन एस्पेक्ट, ये नेक्स्ट वीडियो में कहीं कभी और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।